हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले वीडियोस में स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, स्किल ऑफ सेट इंडक्शन एंड स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी। अब आज के वीडियो में हम जो स्किल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टिमुलस वेरिएशन या उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो जब भी टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो उनका मेन फोकस इस बात पर होता है कि वो टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं ताकि स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन से उनकी बात को सुने और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल रहे। पढ़ाते टाइम टीचर्स कभी क्लास में मूव करते हैं, कभी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, कभी कोई चार्ट या मॉडल दिखाते हैं, कभी स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी हाथ के इशारे से कुछ समझाते हैं, कभी अपने एक्सप्रेशन से किसी बात को समझाते हैं। तो टीचर्स इन सारे स्टिमुलस या एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करते हैं और लेसन को इफेक्टिव बनाते हैं। इस स्किल को स्टिमुलस वेरिएशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टिमुलस का चेंज होना ही इस स्किल में इंपॉर्टेंट है। तो सपोज हम क्लास में एक स्टोरी सुना रहे हैं जिसका टाइटल है थर्स्टी क्रो। तो अगर हम स्टोरी ऐसे ही एक जगह खड़े होकर इस तरह से सुनाएं, A black crow was flying high up in the sky. It was very hot because it was summer season. The crow was very thirsty. It tried to search for water. It looked here and there and found a pot on the ground. तो अगर हम ऐसी स्टोरी सुनाएं तो क्या आपको मजा आएगा सुनने में? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी स्टोरी सुनना तो बहुत ही बोरिंग होगा। इसलिए जब भी टीचर्स स्टोरी सुनाते हैं या क्लास में कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो डिफरेंट जेस्चर्स यूज करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वॉइस चेंज करते हैं एटसेट्रा। तो प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़ाएंगे ये स्टोरी? हम कहेंगे चिल्ड्रन, अ ब्लैक क्रो वाज फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई. इट वाज वेरी हॉट. इट वाज द समर सीजन. The crow was very thirsty. It tried to search for water. It looked here and there and found a pot far away on the ground. Then teacher will draw the pot on the blackboard. तो आपने देखा कि स्टोरी सुनाते टाइम हमने फ्लाइंग के लिए एक्शन किया, ऊपर फिंगर दिखाकर, हॉट शो करने के लिए कुछ इस तरह से किया, थर्स्टी होने के लिए कुछ ऐसे किया और फिर ब्लैक बोर्ड पर पॉट भी ड्रॉ किया। तो हाई अप इन द स्काई बोलते टाइम वॉइस डिफरेंट थी। इट वॉज वेरी हॉट बोलते टाइम वॉइस डिफरेंट थी। तो यही जो जेस्चर्स हम यूज करते हैं या वॉइस को हम मॉड्यूलेट करते हैं, क्लास में एक ही जगह खड़े नहीं रहते बल्कि मूव करते रहते हैं, यही स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन है। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के कंपोनेंट्स होते हैं मूवमेंट, जेस्चर्स, चेंज इन वॉइस, फोकसिंग, चेंज इन इंटरैक्शन पैटर्न, पॉजिंग, ऑडियो विजुअल स्विचिंग एंड प्यूपिल पार्टिसिपेशन। तो चलिए इन सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब है कि जब क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक जगह पर स्ट्रेट खड़े रहें, बल्कि उन्हें क्लास में जरूरत के मुताबिक मूव करते रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि टीचर उन सभी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। हाथों का भी मूवमेंट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का अटेंशन बना रहे। लेकिन मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि टीचर क्लास में तेज तेज मूव करने लगे। अगर वो जरूरत से ज्यादा मूव करेंगे या हाथ पैर बहुत ज्यादा चलाएंगे तो भी ठीक नहीं होगा। तो प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से इस स्किल को सीखा जा सकता है। सेकंड कंपोनेंट होता है जेस्चर्स। तो लेसन पढ़ाते टाइम उस लेसन के कंटेंट के हिसाब से टीचर्स को जेस्चर्स करने चाहिए हैं। अगर कोई खुशी की बात है तो चेहरे पर वैसे ही एक्सप्रेशंस आने चाहिए, या कोई दुख की बात है तो दुख के एक्सप्रेशंस आने चाहिए। खाली मुंह से बात कह देना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता।
जब उसके साथ जेस्चर्स भी किए जाएं, तब हमारी कही हुई बात ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये जेस्चर्स फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं और हाथों पैरों से किए हुए इशारे भी हो सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट है चेंज इन वॉइस। बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपने बॉडी मूवमेंट किए बिना ही अपनी आवाज को ऊपर नीचे करके या आवाज में चेंज करके समझा सकते हैं। डिफरेंट वर्ड्स पर जब हम स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं, तो उनको ज्यादा गहराई से समझाया जा सकता है। फोर्थ कंपोनेंट है फोकसिंग। इस कंपोनेंट को तब यूज करते हैं जबकि हम स्टूडेंट्स का अटेंशन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ग्रैब करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि उस पॉइंट पर फोकस किए बिना अगर आगे पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स को बात ठीक से समझ में ना आए, उनके लिए उस बात को समझना मुश्किल हो जाए। जब टीचर्स कहते हैं पे अटेंशन हियर या लुक एट दिस पिक्चर, तो उनका मकसद स्टूडेंट्स के ध्यान को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लाना होता है। अगर टीचर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अपना हाथ रखकर कुछ बताते हैं तो स्टूडेंट्स का ध्यान भी उसी पॉइंट पर ही फोकस्ड रहता है। फिफ्थ कंपोनेंट है चेंज इन इंटरैक्शन पैटर्न। क्लास में जब टीचर स्टूडेंट्स से बात करते हैं तो वो वर्बल इंटरैक्शन कहलाता है। इंटरैक्शन कई तरह का हो सकता है। कभी टीचर स्टूडेंट्स को सिर्फ लेक्चर देते हैं या कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं। कभी टीचर स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट्स उनका आंसर देते हैं। कभी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कुछ कहता है और कभी एक स्टूडेंट पूरे क्लास से कुछ कहता है। टीचर्स के इंटरैक्शन पैटर्न चेंज करने से क्लास की मोनोटनी खत्म होती है और ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है कि स्टूडेंट्स लेसन में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर इससे लर्निंग आउटकम अच्छा होता है। सिक्स्थ कंपोनेंट है पॉजिंग। टीचर्स अगर लगातार बोलते रहें और स्टूडेंट्स को कुछ कहने का या क्वेश्चंस पूछने का चांस ही ना दें तो लेसन बहुत बोरिंग हो जाता है। इसलिए वो बोलते बोलते बीच में पॉजेस लेते हैं, मींस रुक जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन कर सकें। पॉज लेकर वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स उनसे कुछ पूछ सकते हैं। हमारी आम जिंदगी में भी ऐसा होता है ना कि हम कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं या कोई इंसिडेंट बता रहे होते हैं और हम अगर बीच में खामोश हो जाते हैं तो सामने वाला हमसे कहता है कि फिर क्या हुआ। तो इसी तरह से टीचिंग के टाइम पॉजिंग को स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑडियो विजुअल स्विचिंग। टीचिंग के टाइम पर टीचर्स वर्बल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बोर्ड का भी यूज करते हैं। कभी कुछ ड्रॉ करते हैं, कभी कोई चार्ट या मॉडल दिखाते हैं, कभी बोलते भी जाते हैं, साथ में पिक्चर भी दिखाते जाते हैं। इन सभी एक्टिविटीज को ऑडियो विजुअल स्विचिंग कहते हैं। मींस पहले कुछ बताया, फिर पिक्चर दिखाई या फिर दोनों काम साथ साथ में किए, पिक्चर दिखाकर बोलते भी जा रहे हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो टीचिंग के टाइम पर अक्सर टीचर्स स्टूडेंट्स को सामने बुलाकर उन्हें ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने को कहते हैं या किसी एपरेटस को पकड़कर पास से देखने को, उसको ऑब्जर्व करने को कहते हैं या कोई एक्टिविटी करने के लिए स्टूडेंट्स को सामने बुलाते हैं। तो इस तरह से वो लेसन पढ़ाते टाइम स्टूडेंट्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स को लेसन पर फोकस करने में मदद करते हैं। तो आप जब इस स्किल को प्रैक्टिस करें तो उसे प्रैक्टिस करने से पहले आपको इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर करना होगा और इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों चीजें कैसे बनेंगी। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे माइक्रो लेसन प्लान नंबर। अब इससे पहले हम
3 स्किल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 3 स्किल्स पर हम ऑलरेडी माइक्रो लेसन प्लान्स बना चुके हैं, इसलिए ये हमारा है माइक्रो लेसन प्लान नंबर 4। उसके बाद में आप नेम ऑफ द स्किल लिखेंगे जो है स्टिमुलस वेरिएशन, फिर आप डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखेंगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इस स्किल को सीखने का, तो ऑब्जेक्टिव है टू मास्टर द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बाय प्रैक्टिसिंग इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। फिर आप कंपोनेंट्स यहां पर लिखेंगे, तो फर्स्ट कंपोनेंट है मूवमेंट, सेकंड जेस्चर्स, थर्ड चेंज इन वॉइस, फोर्थ फोकसिंग, फिफ्थ चेंज इन इंटरैक्शन पैटर्न, सिक्स्थ है पॉजिंग, सेवेंथ ऑडियो विजुअल स्विचिंग एंड एट्थ है प्यूपिल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं वही सीरियल नंबर आपको जो कंपोनेंट आप अपने प्लान में यूज करेंगे उसका कंपोनेंट लिखने के बजाय उसका सीरियल नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पर अब जब आप अपना प्लान स्टार्ट करेंगे तो उसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम होगा प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी का, सेकंड होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का एंड थर्ड होगा कंपोनेंट्स का। तो आप प्लान को कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है थर्स्टी क्रो, यानी यहाँ पर हम एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो स्टोरी सुनाने से पहले हम उनसे क्वेश्चंस कुछ पूछ सकते हैं बच्चों से। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम पूरा लेसन नहीं पढ़ा रहे हैं। हमें एक स्किल की प्रैक्टिस करनी है और इस स्किल में हमें क्या प्रैक्टिस करना है, सिर्फ ये कंपोनेंट्स, मूवमेंट्स, जेस्चर्स, चेंज इन वॉइस, तो ये सारी चीजें। तो हमें प्लान इस तरह से बनाना है कि हम ये सारे जेस्चर्स कर सकें, उनमें ये सारी चीजें इंक्लूड कर सके इन कंपोनेंट्स को। तो हमने इस तरह से प्लान बनाया। पहले हमने स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि थर्स्टी क्रो पढ़ाना है तो हम कुछ बर्ड्स से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चिल्ड्रन विच बर्ड्स हैव यू सीन फ्लाइंग इन द स्काई। तो स्टूडेंट्स आंसर देंगे वी हैव सीन बर्ड्स लाइक पिजन्स, पैरट्स एंड क्रोज फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्यूपिल पार्टिसिपेशन लिया है। तो प्यूपिल पार्टिसिपेशन है कंपोनेंट नंबर 8, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रो, क्योंकि अब हमें क्रो के बारे में पढ़ाना है तो हम क्रो पर आ गए कि कलर क्या होता है क्रो का। तो यहाँ पर व्हाट के लिए हम जेस्चर यूज करेंगे, व्हाट वाला, क्या वाला, है ना। तो बच्चे आंसर देंगे कि द कलर ऑफ अ क्रो इज ब्लैक। तो यहाँ पर हमने कौन सा कंपोनेंट यूज किया, कंपोनेंट नंबर 2 जो कि है जेस्चर्स, और कंपोनेंट नंबर 8 जो कि है प्यूपिल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के बाद में हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम कहेंगे, चिल्ड्रन, it was the hot summer days. A black crow was flying high up in the sky. He was very thirsty. He tried to search for water. He looked here and there. At last, he found a pot far away on the ground. तो यहाँ पर हमने जब hot summer days कहा तो हमने हीट को शो करते हुए जेस्चर्स किए। तो इसलिए कंपोनेंट्स के कॉलम में हमने लिखा कंपोनेंट नंबर 2, और यहां पर हमने अपनी वॉइस में भी चेंज किया, हॉट समर डेज कहते हुए। तो हमने कंपोनेंट नंबर 3 डाल दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंपोनेंट हम उसका सीरियल नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह कम होती है। उसके बाद में जब हमने हाई अप इन द स्काई कहा तो हमने अपने हाथ से एक्शन किया ऊपर हाई दिखाते हुए। तो हमने फिर से कंपोनेंट नंबर 2 एंड 3 लिखा यहाँ पर। फिर जब हमने वेरी थर्स्टी किया तो गले पे हाथ लगाते हुए थर्स्टी शो किया, ताकि बच्चों को अगर मीनिंग ना भी पता हो तो वो समझ जाए कि थर्स्टी क्या होता है, यानी कौवे को प्यास लग रही थी। तो यहाँ पर फिर से हमने वॉइस में भी चेंज किया अपनी, और हमने जेस्चर्स भी किए थर्स्टी होने के। फिर हमने जब कहा ही लुक्ड हियर एंड देयर, तो हमने थोड़ा सा पॉज लिया, उसके पहले रुके हम थोड़ा सा, और फिर हमने अपनी आईज मूव करी, हेड मूव किया। फिर जब हमने कहा
At last he found a pot far away on the ground. तो हमारी वॉइस जो है वो डीप हो जाती है और फिर हम बोर्ड पर पॉट भी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट नंबर 3 यूज हुआ जो है चेंज इन वॉइस, एंड कंपोनेंट नंबर 7 यूज हुआ जो कि है ऑडियो विजुअल स्विचिंग। मींस पहले हम बोल रहे थे तो ये ऑडियो था, अब हमने बोर्ड के ऊपर कुछ ड्रॉ भी किया तो विजुअल हो गया अब, इसलिए ऑडियो विजुअल स्विचिंग हुई। तो इसलिए कंपोनेंट नंबर 7 लिखा यहां पर। और फिर हम पॉज लेते हैं यहां पर। फिर हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं क्योंकि प्यूपिल पार्टिसिपेशन जरूरी होता है ताकि वो क्लास में अटेंटिव रहें। तो हम स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछेंगे, नाउ व्हाट विल द क्रो डू? तो स्टूडेंट्स कहेंगे द क्रो विल गो नियर द पॉट। तो यहां पर हमने कंपोनेंट नंबर 5 यूज किया जो कि है चेंज इन इंटरैक्शन पैटर्न, यानी अभी हमने बोर्ड पर कुछ ड्रॉ किया था, अब हम फिर से उनसे क्वेश्चन पूछने लगे तो हमारा इंटरैक्शन पैटर्न चेंज हो गया यहां पर। और हमने कंपोनेंट नंबर 8 यूज किया जो कि प्यूपिल पार्टिसिपेशन, क्योंकि अब हम यहां पर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ के उनसे आंसर ले रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाने में। फिर हम कहेंगे यस द क्रो सैट ऑन द पॉट एंड लुक्ड इनसाइड इट। और फिर हम जो पॉट हमने पहले बनाया था बोर्ड पर उस पर क्रो ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर फिर से ऑडियो विजुअल स्विचिंग हुई, अभी हम बोल रहे थे अब हम फिर ड्रॉ कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट, हिज बीक कुडंट रीच इट। और फिर हम ड्रॉ करेंगे पॉट में वाटर को। तो यहां पर फिर से हमने ऑडियो विजुअल स्विचिंग करी और कंपोनेंट नंबर 4 भी यूज किया फोकसिंग वाला। फिर पॉट में वाटर ड्रॉ करने के बाद में हम कहेंगे द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी एंड द वाटर वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम बट द प्रॉब्लम वॉज दैट इट वॉज वेरी लो। और फिर हम स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन लेने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछेंगे बीच में कि नाउ व्हाट वुड द क्रो हैव डन। तो यहां पर हम एक तो कंपोनेंट नंबर 5 लिखेंगे क्योंकि हमने यहां पर इंटरैक्शन पैटर्न में चेंज किया है, यानी पहले हम कहानी सुना रहे थे और फिर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हम कंपोनेंट नंबर 8 लिखेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। फिर हम कहेंगे यस ही लुक्ड हियर एंड देयर, तो यहां पर हम जेस्चर्स करेंगे। ही सॉ सम पेबल्स एंड एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड। तो फिर हम ड्रॉ करेंगे पॉट के पास में पेबल्स को ड्रॉ करेंगे। He picked up a pebble using his beak and dropped it into the pot. तो यहां पर हम हैंड से जेस्चर करेंगे पॉट में पेबल्स डालने का। Then he dropped another pebble and did so until the water came up. तो यहां पर हम मूव करेंगे। मूवमेंट हमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहानी सुनाते टाइम करते रहना चाहिए, तो हमने मूवमेंट के लिए कंपोनेंट नंबर 1 डाला है। फिर हम पॉट में पेबल्स को ड्रॉ करेंगे और वाटर का लेवल हाई दिखाएंगे कि अब पानी ऊपर आ गया है। Soon it was high enough for him to drink it. तो यहां पर जो हमने ड्राइंग करी तो फिर हम ऑडियो विजुअल स्विचिंग हमने की, इसलिए कंपोनेंट नंबर 7 लिखा। और 6th है पॉजिंग, हम यहां पर पॉज लेंगे। और फिर अब हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे नाउ व्हाट वुड द क्रो हैव डन। तो स्टूडेंट्स कहेंगे द क्रो वुड हैव ड्रंक द वाटर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। तो यहां पर थोड़ा सा हम मूव करेंगे तो हम कंपोनेंट नंबर 1 लिख देंगे और प्यूपिल पार्टिसिपेशन लिया इसलिए कंपोनेंट नंबर 8। फिर हम कहेंगे यस he drank the water and flew away happily। और हम अपने हैंड से जेस्चर करेंगे फ्लाइंग का और अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करेंगे, यानी हम हमारी वॉइस में जो उतार चढ़ाव होगा बोलते टाइम खुशी से जब हम बोलते हैं he flew away happily, तो इस तरह से जब हम बोलेंगे बच्चों को सुनाते टाइम स्टोरी। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट नंबर 2 यूज किया है जेस्चर्स के लिए, 3 यूज किया है चेंज इन वॉइस के लिए और 1 है मूवमेंट के लिए। तो इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप जब अपना लेसन प्लान बना लेंगे
तो इस स्किल की ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से बनती है, इसमें हम पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर कंपोनेंट्स लिखेंगे और फिर रेटिंग स्केल बनाएंगे। इस स्केल में हमने रेटिंग स्केल 0 to 4 का बनाया है, जहां पर 0 है नील, 1 है हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री, 2 है अनसेटिस्फैक्ट्री, 3 है सैटिस्फैक्ट्री एंड 4 है हाईली सैटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर ये जो भी कंपोनेंट्स हैं, इनके बेसिस पर आपको आपके टीचर ऑब्जर्व करेंगे और आपको रेट करेंगे कि आपने मूवमेंट्स किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए हैं तो वो नील पर टिक करेंगे, अगर मूवमेंट्स किए हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री या हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री पर टिक करेंगे। अगर उन्हें लगा कि आपने बिल्कुल प्रॉपर मूवमेंट्स किए तो वो उस हिसाब से आपको रेट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट्स का मतलब है कि आपको जरूरत जितनी है उतना मूवमेंट करें। अगर आप जरूरत से ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो भी गलत है, और तो आपका फिर वो हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री में चला जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर मूवमेंट्स करे, जहां जरूरत थी वहां पे किया, तो वो हाईली सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। इसी तरह से जेस्चर्स, अगर आप जरूरत से ज्यादा जेस्चर्स करेंगे, ज्यादा आंखें घुमाएंगे, तो ये सब भी गलत हो जाएगा। तो जितनी जरूरत है उतना करेंगे, तो उस हिसाब से आपको आपके टीचर ऑब्जर्व करके आपको इस रेटिंग स्केल पर इन सारे कंपोनेंट्स के बेसिस पर रेट करेंगे। और फिर जो भी उन्हें रिमार्क्स देने होंगे या सजेशंस देने होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे और अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। तो आप जब क्लास में पढ़ाएंगे तो अपना माइक्रो लेसन प्लान एंड ऑब्जर्वेशन टेबल अपने टीचर को दे देंगे, जो कि आपको पीछे बैठकर ऑब्जर्व करेंगे, और वो ऑब्जर्वेशन टेबल में बने हुए रेटिंग स्केल पर आपको रेट करेंगे और अपना फीडबैक देंगे कि आपकी कहां पर क्या कमी रह गई। उस फीडबैक के बेसिस पर आप अपना रीप्लान बनाएंगे और फिर रीटीच करेंगे, और फिर होपफुली आप इस स्किल में परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट स्किल का माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।